आज 25 दिसंबर 2025 को लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के अवसर पर कई बड़े आयोजन हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लखनऊ के वसंत कुंज इलाके में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण किया। यह भव्य स्मारक लगभग 65 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है और इसे लगभग 30 एकड़ के पुराने कूड़ा डंप क्षेत्र को साफ करके बनाया गया है। यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी के साथ साथ डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 65 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमाएं स्थापित की गई है। परिसर में कमल के आकार का एक आधुनिक डिजिटल संग्रहालय भी बनाया गया है, जो इन नेताओं के योगदान को दर्शाता है। अटल जी के जन्मदिन को देश भर की तरह लखनऊ में भी सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में अटल जी की राजनीति को समावेशी और राष्ट्रीय हित पर आधारित बताया। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। सीएम योगी ने कार्यक्रम से पहले स्वयं आयोजन स्थल का निरीक्षण कर तैयारियों की समीक्षा की थी। लखनऊ के लोक भवन में दीप प्रज्वलन और प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। भाजपा द्वारा पूरे प्रदेश में मंडल स्तर पर कवि सम्मेलन, संगोष्ठियां और प्रदर्शनियां आयोजित की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 25 दिसंबर 2025 को क्रिसमस के अवसर पर दिल्ली के एक चर्च का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ईसाई समुदाय के साथ मिलकर प्रभु ईसा मसीह के जन्म का उत्सव मनाया और प्रार्थना सभा में भाग लिया। चर्च में प्रधानमंत्री ने मोमबत्तियां जलाईं और वहां मौजूद लोगों से बातचीत कर उन्हें क्रिसमस की शुभकामनाएं दी। अपने संबोधन में उन्होंने ईसा मसीह के शांति, प्रेम और भाईचारे के संदेश को याद किया और राष्ट्र की समृद्धि के लिए प्रार्थना की। इस मौके पर चर्च के पादरियों और समुदाय के प्रमुखों ने प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। यह दौरा समावेशी भारत और सभी धर्मों के प्रति सम्मान दर्शाने की उनकी प्रतिबद्धता का प्रतीक माना जा रहा है। भारत ने अपनी सैन्य शक्ति और रणनीतिक प्रतिरोध स्ट्रैटेजिक डिटेरेंस को और अधिक मजबूत करते हुए 23 दिसंबर 2025 को बंगाल की खाड़ी में स्वदेशी परमाणु सक्षम के 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। विशाखापत्तनम तट के पास परमाणु संचालित पनडुब्बी इंस अरिघात से किया गया यह परीक्षण भारत की परमाणु तिकड़ी न्यूक्लियर ट्रायड की क्षमता को पूर्ण करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। के 4 मिसाइल को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित किया गया है। यह सीरीज का हिस्सा है जिसका नाम पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉ. APJ अब्दुल कलाम के सम्मान में रखा गया है। इसकी मारक क्षमता 3500 किलोमीटर है, जो भारत को समुद्र के नीचे से लंबी दूरी तक निशाना साधने में सक्षम बनाती है। यह मिसाइल 2 से 2.5 टन तक का परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। यह 2 चरणों वाली ठोस ईंधन आधारित मिसाइल है। इसमें कोल्ड लॉन्च प्रणाली का उपयोग किया जाता है, जहाँ मिसाइल पनडुब्बी से बाहर निकलकर पानी की सतह पर आती है और फिर उसका रॉकेट मोटर हवा में सक्रिय होता है। यह परीक्षण केवल एक तकनीकी सफलता नहीं है, बल्कि भारत की सुरक्षा नीतियों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है। के 4 मिसाइल भारत को एक विश्वसनीय सेकंड स्ट्राइक क्षमता प्रदान करती है। चूंकि परमाणु पनडुब्बियों को समुद्र की गहराइयों में खोजना कठिन होता है, इसलिए वे दुश्मन के पहले हमले के बावजूद जवाबी कार्रवाई के लिए सबसे सुरक्षित माध्यम मानी जाती। जमीन और हवा के बाद समुद्र के भीतर से लंबी दूरी की मिसाइल दागने की इस क्षमता के साथ भारत अब अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे चुनिंदा देशों के विशेष क्लब में मजबूती से शामिल हो गया है। 3500 किलोमीटर की रेंज के साथ भारत अब अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वियों के गहरे हिस्सों तक निशाना साध सकता है, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा संतुलन भारत के पक्ष में झुक गया है। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में बुधवार देर रात स्लीपर बस में टक्कर के बाद आग लग गई। हादसे में बस में सवार 10 से ज्यादा लोग जिंदा जल गए। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह आंकड़ा 12 और 17 बताया जा रहा है। हादसा NH 48 पर हिरियूर तालुक में हुआ। बस बेंगलुरु से गोकर्ण जा रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक बस में 30 से ज्यादा यात्री थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि रात 2:30 बजे तेज रफ्तार लॉरी डिवाइडर तोड़कर दूसरी तरफ से जा रही प्राइवेट कंपनी की सीबर ट्रांसपोर्ट की बस से टकरा गई। बस में तुरंत आग लग गई। उस समय यात्री सो रहे थे, इस कारण उन्हें खुद को बचाने का मौका नहीं मिला। पुलिस का कहना है कि ज्यादातर यात्रियों ने टिकट ऑनलाइन बुक किए थे। इससे पुलिस को उनके फोन नंबर मिल गए हैं। उनके परिवारों से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। जले हुए शवों की पहचान के लिए DNA टेस्ट करवाया जाएगा। छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य ओडिशा के कंधमाल में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 6 नक्सलियों को मार गिराया है। इनमें 1 करोड़ से ज्यादा का इनामी सेंट्रल कमेटी मेंबर CCM गणेश उइके 69 भी शामिल है। 2 महिला नक्सली भी मारी गई है। मारे गए नक्सलियों के शव और हथियार बरामद कर लिए गए हैं। सुरक्षा बलों को कंधमाल जिले के चाकापार इलाके में नक्सलियों की मौजूदगी का इनपुट मिला था। इसी इनपुट के आधार पर 23 टीमों को ऑपरेशन के लिए भेजा गया था। इनमें 20 स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप SOG, 2 CRP
सीआरपीएफ और एक बीएसएफ टीम में शामिल थीं। यह ऑपरेशन कंधमाल जिले के चाकापार थाना क्षेत्र और गंजाम जिले के रामभा वन क्षेत्र में चलाया गया। आज यानी 2-5 दिसंबर को अभियान के दौरान अलग अलग स्थानों पर माओवादियों और एसओजी जवानों के बीच कट-बार गोलीबारी हुई। मुठभेड़ के बाद इलाके में सर्चिंग की गई, जिसमें 5 नक्सलियों के शव मिले। इनमें 3 पुरुष और 2 महिलाएं हैं। सभी माओवादी वर्दी में थे। मौके से 2 डंसास राइफल और एक 303 राइफल बरामद हुई है। भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर स्प्लीन की चोट से उबर गए हैं। उन्होंने बुधवार को मुंबई में बिना किसी परेशानी के बल्लेबाजी भी की। टीओआई ने बीसीसीआई के सूत्र के हवाले से लिखा कि अब उन्हें कोई दर्द नहीं है और वे बिना किसी परेशानी के बैटिंग कर रहे हैं। 31 साल के श्रेयस अय्यर 25 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में चोटिल हो गए थे। उन्हें सिडनी के एक अस्पताल में एडमिट कराया गया था। उस मैच में अय्यर ने बैकवर्ड पोर्डन से पीछे की ओर दौड़ते हुए एलेक्स कैरी का शानदार कैच लिया था। इस दौरान उनकी बाई पसली में चोट लग गई। इसके बाद वह ड्रेसिंग रूम में लौटे और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। बांग्लादेश में एक बार फिर भीड़ ने हिंद युवक को पीट-पीट मार डाला है। घटना बुधवार रात करीब 1 बजे राजबाड़ी जिले के हुसैनडांगा गांव में हुई। पुलिस के मुताबिक मृतक की पहचान 29 वर्षीय अमृत मंडल उर्फ सम्राट के तौर पर हुई है। पुलिस ने बताया कि अमृत को भीड़ ने जबरन वसूली के आरोप में मार डाला। वह हुसैनडांगा गांव का ही निवासी था। पुलिस ने बताया कि अमृत के खिलाफ आंगशा पुलिस स्टेशन में 2 मामले दर्ज है। इनमें एक हत्या का मामला भी शामिल है। इससे पहले 18 दिसंबर को ढाका के पास हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की भीड़ ने हत्या कर दी थी। बाद में उसे पेड़ पर लगाकर जला दिया था। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान 17 साल बाद देश लौट आए हैं। वे गिरफ्तारी से बचने के लिए 2008 में लंदन भाग गए थे। तब हसीना सरकार में उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के कड़े मामले चल रहे थे। आज तारिक के स्वागत में उनकी पार्टी बीएनपी के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता जुटे। ढाका एयरपोर्ट से लेकर 300 फीट रोड तक रोड शो किया। इस 13 किलोमीटर के रास्ते को कवर करने में उन्हें 3 घंटे का समय लगा। तारिक ने 17 मिनट भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम देश में शांति कायम करेंगे और नया बांग्लादेश बनाएंगे। हालांकि उन्होंने शेख हसीना को लेकर एक शब्द भी नहीं कहा। इसके बाद तारिक ने एवरकेयर अस्पताल में अपनी मां से मुलाकात की। बांग्लादेश में अगले साल 12 फरवरी को आम चुनाव होने हैं। खालिदा जिया के बीमार होने की वजह से माना जा रहा है कि रहमान अगले पीएम के दावेदार हो सकते हैं।